नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बंगाल में इस बार के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए वहां पे दोनों पक्षों ने अपनी तैयारियां पूरी तेज कर दी हैं। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो एसआईआर के लागू होने से पूरी तरह परेशान हैं। उनको ऐसा लगता है कि एसआईआर होने के बाद बंगाल में उनके जीतने के जो चांसेज है वो बहुत ही कम होते जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे ही एसआईआर की खबर आई उसके बाद किस तरह से ममता बनर्जी ने उसे रुकवाने की पूरी कोशिश की। वो बार बार सुप्रीम कोर्ट गई, वहां पे उन्होंने बहाने बनाए, बीएलओ को लेकर के बहाने बनाए उन्होंने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि ये एसआईआर तो अब रुकने वाला नहीं है। उसके बाद अमित शाह ने यह बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि इस बार बंगाल का जो चुनाव होगा वो घुसपैठियों के मुद्दे पर होगा। और देखिए, ट्यूसडे को, मंगलवार को अमित शाह ने बंगाल में जाकर ममता बनर्जी के घर में जाकर के उन्होंने खुली चुनौती दी ममता बनर्जी को और तृणमूल कांग्रेस को कि इस बार यह घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो सबसे अहम होगा, उसी मुद्दे पे ये इलेक्शंस होंगे। और उन्होंने वो सारे आरोप लगाए ममता बनर्जी पे कि किस तरह से घुसपैठियों के दम पर वो चुनाव जीतना चाहती हैं। देखिए, बांग्लादेश बॉर्डर पे जो फेंसिंग का विवाद है, एक तरफ केंद्र सरकार ये कहती है कि बंगाल की सरकार उस फेंसिंग के लिए जमीन अलॉट नहीं कर रही है और बंगाल की जो सरकार है उस मुद्दे पर चुप्पी साध लेती है। उस पर एक बार फिर से अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल सरकार की तरफ से इस बॉर्डर फेंसिंग के लिए, बांग्लादेश पे इस बॉर्डर फेंसिंग के लिए वो जमीन उपलब्ध नहीं करवा रही है, फैक्ट है। और वजह यह है कि घुसपैठियों के दम पे घुसपैठियों को दरअसल ये जो ममता बनर्जी की सरकार है वो बाहर करनी ही नहीं चाहती, वो देश से बाहर भेजना ही नहीं चाहती, उसको किसी तरह से उनको बचाना चाहती है ताकि उनके वोट का इस्तेमाल करके वो चुनाव जीत सके। तो अमित शाह ने जिस तरह से ललकारा ममता बनर्जी को कलकत्ता में, उससे तो ममता बनर्जी के होश उड़ गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो ये जो एसआईआर हो रहा है वो उनके वोट बैंक को टारगेट कर रहा है, उनके वोट बैंक को वोट करने से रोक रहा है, और दूसरी तरफ अब ये अमित शाह आकर के इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। तो जब अमित शाह ने यह बयान दिया उसके बाद ममता बनर्जी ने तुरंत हमला किया और कहा कि जो बंगाल के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में सत्ता में नहीं आने देंगे। साथ में यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यह जो मंशा है कि घुसपैठियों के मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बना करके चुनाव लड़े, वो सफल नहीं होने वाला है। देखिए, अमित शाह ने इस बात को दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी ये जो घुसपैठ की जो समस्या है पश्चिम बंगाल में, उसको पूरी तरह से रोकने के लिए कृतसंकल्प है। और ये साफ साफ कहा कि ममता बनर्जी भले ये सोच रही हो कि ये जमीन वो अलॉट जो नहीं कर रही है बॉर्डर फेंसिंग के लिए, उससे वो घुसपैठियों की समस्या को सॉल्व होने से रोक सकती हैं, या घुसपैठियों को बंगाल से बाहर निकालने में सरकार की मदद नहीं करके, केंद्र सरकार की मदद नहीं करके वो उनको रोक सकती है बंगाल में, लेकिन ये होने वाला नहीं है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये जो घुसपैठियों की जो समस्या है, घुसपैठ की जो समस्या है, ये पूरे देश के लिए एक सुरक्षा का चिंता है, ये सिर्फ एक प्रदेश तक सीमित नहीं है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि भाई ये जो घुसपैठ की जो समस्या है, अगर उसको बंगाल में रोकना है तो वहां पर एक राष्ट्रवादी सरकार का होना बड़ा जरूरी है। और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इसको नहीं कर सकती, सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रवादी सरकार आएगी वही करेगी। अच्छा, उन्होंने ये सवाल उठाया कि भाई सारे राज्यों में जहां जहां भी ये घुसपैठ की समस्या थी वहां इस पे काबू पाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ एक बंगाल ही है जिस पे काबू नहीं पाया जा रहा है। अब चाहे वो त्रिपुरा हो, असम हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, गुजरात हो, उन सारे राज्यों में तो घुसपैठ की समस्या पर काबू पाया जा रहा है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ऐसा नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि वहां पे डेमोग्राफिक चेंज हो, वहां पे जो सामाजिक समीकरण है, हिंदू मुस्लिम की जो आबादी है, उसके प्रतिशत में, उसके अनुपात में वो बदलाव कर सकें
डेमोग्राफिक चेंज कर सकें जिसके दम पे वो चुनाव जीत सकें। अब देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति है ममता बनर्जी की, वो तो हर किसी को मालूम है। पश्चिम बंगाल में अब पिछली बार के सेंसस में तकरीबन 27% मुस्लिम थे। अभी इस बार का जो सेंसस होगा तो उसमें वो संख्या या वो प्रतिशत 35 से 40% तक हो सकता है। तो आप देखिए कि अगले इलेक्शन में मुसलमान एक और बहुत बड़ा फैक्टर होगा, और इस बात को वहां हर कोई समझ रहा है। आपने देखा होगा हुमायूं कबीर किस तरह से मैदान में इस बार कूद पड़े हैं, और यह भी ममता बनर्जी के लिए एक चिंता का विषय है। तो मैंने इसलिए आपको कहा कि ममता बनर्जी की तो नींद उड़ गई है। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी तो आक्रमण कर ही रही है, घुसपैठियों का मुद्दा बना रही है जो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर, यह मुसलमानों का वोट काटने के लिए हुमायूं कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिला लिया है, और अब उनका कहना है कि वो तकरीबन 135 से 200 सीटें तक चुनाव लड़ेंगे। आप सोचिए कि अगर वो 200 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं ओवैसी के साथ, तो किसका वोट काटेंगे? जाहिर है मुसलमानों का वोट काटेंगे। तो जिन मुसलमानों के वोट के दम पे ममता बनर्जी सरकार में आई थी या लगातार शासन में बनी हुई हैं, उन्हीं मुसलमानों के वोट को काटने का काम इस बार ओवैसी और हुमायूं कबीर मिलकर करने जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है, अगर वो एक बड़ी सेंध लगा लेते हैं मुस्लिम वोट बैंक में, तो आप मान के चलिए कि इस बार ममता बनर्जी की सरकार बिल्कुल जाने वाली है, वो रुक नहीं सकती है। अच्छा देखिए, अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि भाई तृणमूल कांग्रेस ने तो ये जो वामपंथी पार्टियां थी ना, उनको भी पीछे छोड़ दिया है। ये जो डर की जो राजनीति है और हिंसा की राजनीति है, उसमें लेफ्ट पार्टीज को भी पीछे छोड़ दिया है। अब वीमेन के सेफ्टी के मुद्दे पे, महिलाओं के सुरक्षा के मुद्दे पे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, महिलाओं की जो सुरक्षा है वो एक बहुत बड़ा इशू है, और तृणमूल कांग्रेस जो है वो ये कहती है कि महिलाओं को 7 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए। आपको याद होगा आरजी कार का जो इंसिडेंट हुआ था डॉक्टर वाला, उसमें कहा था उसके एक नेता ने कि वो रात में बाहर क्यों निकली। तो उसी पे तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि भाई ये लोग तो कहते हैं कि 7 बजे के बाद बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, तो क्या हम लोग कोई मुगल शासन के दौर में रह रहे हैं क्या? ये तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो सुरक्षा सुनिश्चित कराए। अच्छा, एक जो और मुद्दा था, ये मतुआ कम्युनिटी का जो मुद्दा है, जो भारतीय जनता पार्टी के कोर सपोर्ट बेस माने जाते हैं बंगाल में, उस मुद्दे पर भी अमित शाह ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, मतुआ समुदाय के जो लोग ज्यादातर आए वो बांग्लादेश से आए हैं, तो उनको इस बात का डर तृणमूल कांग्रेस दिखाती है कि ये जो SIR हो रहा है उसमें उनको वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, अमित शाह ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वहां CAA लागू होगा। CAA का ऑप्शन है, जो भी बांग्लादेश से आए हैं, जिनको धर्म के आधार पे जिनका उत्पीड़न हुआ है, उनको नागरिकता मिल जाएगी। तो फिर SIR प्रोसेस से उनको कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा देखिए, इस बीच कांग्रेस की जो स्थिति है बंगाल में, वो बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है, और बिल्कुल पार्टी दो फाड़ होने जा रही है। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी तो उनको कोई भाव नहीं देती है। अब वहां जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो प्रधानमंत्री मोदी से जाकर के मिले। अब उनकी क्या बातचीत हुई है, वास्तव में क्या बातचीत हुई है ये तो पता नहीं है। वैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा उठाया है, हिंसा का मुद्दा उठाया है। जो बंगाली स्पीकिंग, जो बंगाली बोलने वाले जो वहां पे वर्कर्स हैं, उनके बारे में, जो अलग अलग राज्यों में जाकर के काम करते हैं, उनके साथ जो हिंसा हो रहा है उसको उन्होंने उठाया प्रधानमंत्री मोदी के साथ। लेकिन देखिए, ये सच्ची बात नहीं है, सच्ची बात वो बता नहीं रहे हैं, क्योंकि इस चीज को लेकर के प्रधानमंत्री से मिलने का अभी कोई वक्त नहीं था। हर कोई इसको बंगाल के चुनाव से जोड़ के देख रहा है। वजह क्या है? देखिए, ये अधीर रंजन चौधरी ये 5 बार के सांसद रहे हैं, बहरामपुर से 5 बार के सांसद रहे हैं, और वो जो बहरामपुर जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां तकरीबन 70% मुसलमान हैं। उसके बावजूद वो जीतते रहे। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में क्या हुआ कि तृणमूल कांग्रेस ने वहां पे यूसुफ पठान को गुजरात से ला करके चुनाव लड़ाया, और उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया। अब इनको लगा अधीर रंजन चौधरी को कि जीवन भर तो हम ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, क्योंकि उनको चुनाव जीतना था बहरामपुर से। लेकिन उन मुसलमानों ने एक दूसरे मुसलमान के आने पे इनका साथ छोड़ दिया। अब ये बिल्कुल तिलमिलाए हुए हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि अब ये करें तो क्या करें। कांग्रेस की कोई हैसियत वहां रही नहीं। अब तृणमूल यूसुफ पठान के पास चली गई, और सोचिए
जो तृणमूल बाहरी और भीतरी की बात करती थी कि कौन बंगाली है कौन नॉन बंगाली है, वो एक गुजराती यूसुफ पठान को ला करके बहरामपुर से खड़ा कर देती है और वो अधीर रंजन चौधरी को हरा देते हैं। 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी को बुरी तरह से बड़ी मात्रा में जो वहां के वोटर थे उन्होंने यूसुफ पठान को बड़ी संख्या में उन लोगों ने वोट किया और बहुत बड़े वोट के अंतर से वो जीत गए यूसुफ पठान और इनको हरा दिया। तो उसके बाद से अधीर रंजन चौधरी बिल्कुल तिलमिलाए हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो आप समझिए कि वहां कांग्रेस बिल्कुल दो फाड़ होने वाली है, कांग्रेस टूट जाएगी। और ये जो राहुल गांधी है उनका क्या होगा? राहुल गांधी लगातार जो कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, ये बंगाल में भी ये पार्टी कमजोर हो जाएगी और वहां तो अब कोई पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी, जो अभी कुछ समय पहले तक पिछले लोकसभा में वो नेता प्रतिपक्ष भी थे, अब अगर वो इस तरह से रिवोल्ट करते हैं, अगर विद्रोह करते हैं, तो कांग्रेस की स्थिति तो बहुत खराब ही होने वाली है। और आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस बंगाल में बिल्कुल इररिलेवेंट हो गई है, अप्रासंगिक हो गई है। और जिस तरह से इस बार अमित शाह ने ये गोटी बिछाई है और रणनीति बनाई है, तो ममता बनर्जी भी इस बार बिल्कुल हार के कगार पर खड़ी हैं। घुसपैठिया का मुद्दा वहां पे जोर पकड़ रहा है, हिंदू एकता वहां पे एक रूप ले रहा है, एक रंग ले रहा है। और साथ ही ये जो ओवैसी और हुमायूं कबीर मिल करके ये जो मुस्लिम वोट को काटने का प्लान बना रहे हैं, इससे बड़ा स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की आने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बड़ी हार होने वाली है। और इस बात की पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी की वहां नई सरकार बनेगी। तो अभी चुनाव में बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं भर रह गए हैं, अब देखते रहिए। पश्चिम बंगाल में इस बार खेला होना तय है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।